गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स। सी टेट CTP क्लास लेकर आए हैं, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। पहला प्रश्न है, यह अवधारणा की पहला प्रश्न आया है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ये बताना जो विकास है वो किस किस से प्रभावित होता है, किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है विकास। केवल आनुवांशिकता से नहीं होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण से, केवल वातावरण से भी नहीं होता, ना तो आनुवांशिकता से और ना ही पर्यावरण से। ये भी ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा है? विकास किससे प्रभावित होता है? आनुवांशिकता एवं और पर्यावरण से। किससे? आनुवांशिकता और पर्यावरण से होता है। प्रश्न में क्या पूछा गया था? वह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस प्रकार पर आचरण जो आधारित होता है वो किससे? आनुवांशिकता और पर्यावरण से। अगला प्रश्न, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? कोई भी बालक है, जैसे पेंसिल पकड़ने से पहले वह लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो यह करती है अधोगामी सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। गत्यात्मक विकास और संज्ञानात्मक किस प्रकार के विकास हैं? बाल्यावस्था तक होते हैं, किशोरावस्था तक होते हैं, वयस्क अवस्था तक होते हैं, संपूर्ण जीवन काल के दौरान होते हैं। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। अगला प्रश्न, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था होती है परिवार, फैमिली। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण वहीं से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रिया है।
भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। इसको क्या कहते हैं? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता, परिपक्वता। दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो परिपक्वता, संरक्षणता, क्रमबद्धता, ये कुछ भी नहीं होता है। इसको कहते हैं केंद्रीयता। क्या कहते हैं? केंद्रीयता। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? संवेदी गामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो प्रतिवर्तीयता होती है औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं? लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, वी.एफ. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का रचनावादी, जीन पियाजे का संज्ञान विकास का सिद्धांत। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। इसका मतलब है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत का उपयोग कर रही है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। किस पर आधारित होता है? लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भाषा और संस्कृति पर। किस पर? भाषा और संस्कृति पर। अगला प्रश्न, जेंडर एक अवधारणा होती है नैतिक, जैविक, सामाजिक और शारीरिक। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा? सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है?
नीता सभी प्रकार के जानवरों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि कौन सी होती है? प्रगतिवाद, नेचुरलाइजेशन। कौन सी बुद्धि? प्रगतिवाद कहलाती है। अगला प्रश्न, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है उसको विभिन्नताओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंडित करना ये शिक्षिका का एक कर्तव्य नहीं होता है। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। मानक परीक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मानक परीक्षण एक व्यक्ति को निष्क्रिय बनाने में भूमिका निभाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आंसर इसका कौन सा होगा? डी इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? आठ वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग से उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण में होगा? तो दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। चोरी करते हुए वह पकड़ा गया तो वह जेल भेज दिया जाएगा, इसका उसे डर है, इसलिए दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण किस चरण में होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान दिए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है उसे क्या कहते हैं और कहलाता क्या है? रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र, पोर्टफोलियो क्या कहलाता है? जिसमें बालक के वर्ष का लेखा जोखा संग्रहण, जिसमें नाम, उसका नाम, उसके पिता का, अभिभावक का नाम, इन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें संग्रहण होता है बालक के। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को कैसा बनाती है? एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को कैसा बनाती है? सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अन्वेषक। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है। अगला प्रश्न, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके चरण हैं? प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता,
कार्यात्मक अटलता, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके चरण हैं, किसके लक्षण होते हैं? तो ये सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के होते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? जो शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, विशेष स्कूलों में स्थापन, क्या जरूरी है उनके लिए? शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, विशेष स्कूलों में स्थापना, ये भी नहीं। क्या होना चाहिए? आधारभूत अभिगम्यता होना जरूरी है। अगला प्रश्न, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमता। क्या कहते हैं? पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया है? जो पढ़ने में कठिनाई होती है उसे कहते हैं अधिगम विकारों का बहुक्रम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समता, पृथकीकरण और नामीकरण, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, पृथकीकरण और नामीकरण, ये नहीं होना चाहिए। समावेशी अध्यापन कराने के लिए पृथकीकरण और नामीकरण ये निगेटिविटी को दर्शाते हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कथन और कारक है। तो कथन और कारक आप लोगों के इतने अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अभी तक, जो जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं हमारी। तो इसको कथन को देखें। कथन और कारक, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। और तर्क इसका क्या है? अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है। तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, आर सही व्याख्या नहीं की। आर ने जो व्याख्या है कथन की, उसने ए की, आर ने सही व्याख्या नहीं की है। तो इसका ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना,
प्रतिमान के व्यवहारों को दोहराना और अभ्यास करना। प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना, ये पहला होता है। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। आंसर इसका बी यानी बॉम्बे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुख, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जिसे कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हिंदी में से क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिगम होना चाहिए व्यवहारात्मक। अगला प्रश्न, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? समस्या समाधान, भाव नियम, परिहार, खंडन। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह समस्या समाधान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। भाव नियमन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। परिहार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। खंडन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो यह किसका कर रही है? परिहार, परिहार्यता, अवॉइडेंस। अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ाना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगितात्मक अधिगम करता है, स्व प्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, वाह्य प्रेरित अधिगम करता है। किस प्रकार की कहानियाँ पुस्तकों में पढ़ाना पसंद करती है? कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ाना पसंद करती है। रोहिणी एक क्या कर रही है? स्वप्रेरित अधिगम। स्वप्रेरित अधिगम कर रही है। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? अधिगम, अक्षमता, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, निराधार दावे, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो भ्रांतियां दर्शाती हैं निराधार दावे।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? निम्न में से कौन जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं उनके लिए प्रभावकारी क्या है? संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, इसके बाद विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल होना। बी इसका पहला, तीसरा और चौथा, इसका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? रटना, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता, संकल्पना मानचित्रण। तो रटना उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होता है राइटिंग यानी लिखना। अगला प्रश्न,